आधी रात होने वाली थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज हवा चल रही थी और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। रवि अपने हाथ में बैग पकड़े तेज तेज कदमों से रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। हे भगवान, कहीं ट्रेन ना छूट जाए। इतने सालों बाद गांव लौट रहा हूं। रवि रेलवे स्टेशन पहुंच गया। वहां का नजारा देखकर उसके कदम अपने आप रुक गए। पूरा स्टेशन बिल्कुल सुनसान पड़ा था। रवि ने धीरे से अपनी नजर सामने लगी बड़ी घड़ी पर डाली। घड़ी में रात के 12:10 होने वाले थे। अजीब बात है, इतनी रात हो गई लेकिन यहां एक भी इंसान नहीं है। क्या मैं गलत स्टेशन पर आ गया हूं? रवि ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। दूर तक सिर्फ सन्नाटा था। तभी अचानक दूर कहीं से ट्रेन की हल्की सी सीटी सुनाई दी। रवि ने राहत की सांस ली और प्लेटफॉर्म के किनारे जाकर ट्रेन का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद ट्रेन आ गई। रवि बिना देरी किए अपने हाथ में बैग पकड़े ट्रेन में चढ़ गया। उसे इस बात की खुशी थी कि इतने सालों बाद अब वो अपने गांव लौट रहा था। रवि ट्रेन में बैठ गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से आगे बढ़ने लगी। तभी अगले डिब्बे से एक बूढ़ा आदमी हाथ में लकड़ी की लाठी लिए धीरे धीरे चलता हुआ रवि के पास आया। पूरे डिब्बे में कई सीटें खाली थीं, लेकिन फिर भी वो बूढ़ा आकर रवि के सामने वाली सीट पर बैठ गया। बेटा, कहाँ जा रहे हो? भावपुर गांव जा रहा हूं काका। कई सालों बाद अपने माँ बाबूजी से मिलने लौट रहा हूं। बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर रवि की तरफ देखकर धीमी आवाज में बोला, भाऊपुर? बेटा, क्या तुम्हें पता नहीं उस गांव के बारे में लोग क्या कहते हैं? अरे काका, मेरा तो पूरा बचपन वहीं बीता है। उस गांव की एक एक गली से मैं वाकिफ हूं। वहां मेरा घर है, मेरे माँ बाबूजी रहते हैं। बूढ़ा आदमी कुछ पल तक रवि को ध्यान से देखता रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। वक्त बहुत कुछ बदल देता है। कई साल पहले जो गांव तुम छोड़कर गए थे, हो सकता है आज वो वैसा ना हो। अरे काका, गांव भी कहीं बदलते हैं क्या? गांव नहीं बदलते, लेकिन कभी कभी वहां रहने वाले लोग और उनकी किस्मत जरूर बदल जाती है। हाँ काका, बात तो आपकी सही है। मैं पूरे 10 साल बाद अपने गांव लौट रहा हूं। पता नहीं गांव कितना बदल गया होगा, लेकिन एक बात की खुशी है कि आज इतने सालों बाद माँ बाबूजी से मिलूंगा। वो मुझे देखकर कितने खुश होंगे। रवि की बात सुनकर बूढ़े आदमी के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने कुछ पल तक रवि की तरफ देखा, फिर खिड़की के बाहर अंधेरे में देखने लगा। तभी अचानक ट्रेन के स्पीकर से एक आवाज गूंजी, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगला स्टेशन भावपुर आने वाला है। जिन यात्रियों को भावपुर उतरना है, कृपया अपने सामान के साथ तैयार हो जाएं। लो काका, मेरा स्टेशन आ गया, अब चलता हूं। रवि ट्रेन से उतरा और स्टेशन के बाहर निकल आया। चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां एक भी ऑटो, जीप या बैलगाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। पूरा स्टेशन और उसके बाहर का इलाका बिल्कुल सुनसान पड़ा था। अरे, ये कैसे हो सकता है? पहले तो यहाँ रात में भी गाड़ियां मिल जाती थी, आज एक भी नहीं है। रवि अकेले ही गांव की तरफ पैदल चल पड़ा। रात गहराती जा रही थी और बारिश भी धीरे धीरे तेज होने लगी। कुछ ही देर में वो पूरी तरह भीग गया। बारिश से बचने के लिए रवि एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। हे भगवान, ये अचानक इतनी तेज बारिश कैसे शुरू हो गई? अब मैं गांव कैसे पहुंचूंगा? दूर दूर तक रुकने की भी कोई जगह नहीं दिख रही जहां आज की रात गुजार सकूं। तभी उसकी नजर दूर एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी। झोपड़ी के अंदर से लालटेन की हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। रवि को लगा कि शायद वहां कोई रहता है। उसने अपना बैग उठाया और तेज कदमों से झोपड़ी की तरफ बढ़ गया। दरवाजे के बाहर पहुंचकर उसने आवाज लगाई, सुनिए, कोई है अंदर? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। क्या मैं कुछ देर के लिए यहाँ रुक सकता हूँ? रवि की आवाज सुनते ही झोपड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुला। हाथ में लालटेन लिए एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसे देखते ही रवि हैरान रह गया।
ये वही बूढ़े काका थे जिनसे उसकी मुलाकात कुछ देर पहले ट्रेन में हुई थी। अरे काका, आप क्या आप यहीं रहते हैं? आओ बेटा, पहले अंदर आ जाओ, नहीं तो इस बारिश में पूरी तरह भीग जाओगे। बाकी बातें बाद में कर लेंगे। बेटा, पहले आराम से बैठ जाओ, बहुत थके हुए लग रहे हो। बारिश भी कम हो जाए फिर आगे की सोचेंगे। रवि कुछ देर आराम करने लगा। तभी काका उसके पास आए और धीमी आवाज में बोले, सो जाओ बेटा, सुबह होते ही आराम से गांव के लिए निकल जाना। आज की रात यहीं रुक जाओ। नहीं काका, मुझे आज ही गांव पहुंचना है। माँ बाबूजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेटा, भावपुर में कई साल पहले एक अजीब घटना हुई थी। तभी से गांव के लोग रात होते ही न घर से बाहर निकलते हैं और ना ही किसी अजनबी के लिए अपना दरवाजा खोलते हैं। काका की बात सुनकर रवि कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भावपुर में ऐसा क्या हुआ था जिसका डर आज भी लोगों के दिलों में जिंदा था। काका, जब से हम मिले हैं आप बार बार किसी बात का इशारा कर रहे हैं। आखिर भावपुर में ऐसा क्या हुआ था? आज की रात अगर रास्ते में तुम्हें अपना कोई परिचित मिल जाए तो उससे बात मत करना, क्योंकि आधी रात के बाद भावपुर की सड़क पर हर चेहरा इंसान का नहीं होता। काका, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं मजाक नहीं कर रहा बेटा। अगर आज रात गांव की तरफ जाओ और रास्ते में कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे तो भूल कर भी पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे वो तुम्हारा कितना ही अपना क्यों न लगे। बस अपने कदम आगे बढ़ाते रहना। काका, लगता है गांव वालों ने आपको डरावनी कहानियां ज्यादा सुना दी हैं। काश ये सिर्फ कहानी होती। इतना कहकर काका चुप हो गए। झोपड़ी में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। बाहर तेज बारिश और हवा की आवाज ही सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद बारिश पूरी तरह रुक गई। रवि ने अपना बैग उठाया और काका की तरफ देखा। अच्छा काका, अब मैं गांव के लिए निकलता हूं। आपने मेरी बहुत मदद की। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ध्यान से जाना बेटा, और मेरी एक बात हमेशा याद रखना। आज की रात अगर रास्ते में तुम्हें अपना कोई परिचित मिल जाए तो उससे बात मत करना, क्योंकि आधी रात के बाद भाऊपुर की सड़क पर हर चेहरा इंसान का नहीं होता। रवि काका के घर से निकलकर गांव की तरफ बढ़ने लगा। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक उसके पीछे से किसी के पुकारने की आवाज सुनाई दी। रवि, ओ रवि! रवि के कदम एक पल के लिए रुक गए। उसे लगा जैसे किसी की आवाज बिल्कुल उसके पीछे से आई हो, लेकिन अगले ही पल उसे काका की बात याद आ गई। अगर आधी रात के बाद कोई परिचित तुम्हें पुकारे तो उससे बात मत करना। रवि ने हिम्मत जुटाई और बिना पीछे मुड़े तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। रवि ने काका की बात याद करते हुए पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो तेज तेज कदमों से आगे बढ़ता रहा, लेकिन पीछे से आने वाली आवाज लगातार उसका नाम पुकारे जा रही थी। रवि, रुक जा, मैं हूं। कुछ दूर चलने के बाद अचानक रवि की नजर सामने खड़े एक आदमी पर पड़ी। उसे देखते ही रवि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे सुरेश, तू कैसा है यार? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? अरे रवि, कितने सालों बाद मिल रहा है। बस यार, बिटिया के लिए कुछ खाने का सामान लेने निकला हूं। उसे बहुत भूख लगी है। इतनी रात को इस समय कौन खाना खाता है? अरे यार, तेरी भाभी अभी अभी मायके से आई है। आते ही दोनों को भूख लग गई। पास के ढाबे से खाना लेने जा रहा हूँ। चल ना, तू भी मेरे साथ चल। रास्ते में ढेर सारी बातें करेंगे। रवि कुछ पल के लिए चुप हो गया। तभी उसे काका की कही हुई बात याद आई। अगर आधी रात के बाद कोई परिचित तुम्हें पुकारे तो उससे बात मत करना। अरे सुरेश, ये सब छोड़। पहले ये बता, मेरे माँ बाबूजी कैसे हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ यार, सब ठीक है। तेरे माँ बाबूजी तो आज भी हर आने जाने वाले से तेरे बारे में पूछते रहते हैं। उन्हें उम्मीद है कि एक दिन तू जरूर लौटेगा। दोनों बातें करते करते पास के ढाबे पर पहुंच गए। सुरेश ने दुकानदार से मटन पैक करने को कहा। ढाबे पर काफी चहल पहल थी। कोई चाय पी रहा था,
कोई हंसते हुए बातें कर रहा था तो कोई खाना खा रहा था। अरे यार, यहाँ के लोग इतनी रात तक नहीं सोते क्या? इतनी रात में भी इतनी चहल पहल। सुरेश ने ढाबे वाले से मटन की थैली ली और घर की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसने रवि से कहा, चल रवि, मेरे घर चल। आज सब लोग मिलकर आराम से मटन भात खाएंगे। इतने सालों बाद आया है, आज तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा। नहीं यार, मेरा पेट भरा हुआ है। रास्ते में एक काका की झोपड़ी में रुक गया था। उन्होंने मुझे खाना भी खिलाया। कौन सी झोपड़ी? अरे वही, स्टेशन से थोड़ा आगे एक बूढ़े काका रहते हैं वहाँ। रवि, तू क्या कह रहा है? उस झोपड़ी में तो बरसों से कोई नहीं रहता। पहले वहां एक बुजुर्ग दंपत्ति रहता था, लेकिन रेल दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। तब से वो झोपड़ी खाली पड़ी है। सुरेश की बात सुनकर रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस झोपड़ी में उसने रात बिताई वो बरसों से वीरान थी। आखिर वो बूढ़े काका कौन थे? और सबसे बड़ा सवाल, उसके सामने खड़ा सुरेश कौन था?